प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन बोलता है कि प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं कमर्शियल बैंक के वो कोर बैंकिंग फंक्शन होते हैं, जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लेना इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन से। वो क्या डिपॉजिट पैसा लेते हैं कि लाओ हम रख देते हैं तुम्हारा पैसा और जब चाहिएगा तब ले लेना, ठीक है। टाइम डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट का मतलब है कि टाइम ऑफ डिपॉजिट बिकॉज दे आर रिपेड टू द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम, ठीक है। तुम अब आज पैसा देके जा रहे हो तो 2 साल के बाद तुम रिटर्न आओगे मांगने, हम तुमको दे देंगे। फिक्स डिपॉजिट ऐसा हो जाता है कि इसमें आप क्या करोगे, सर्टेन फिक्स अमाउंट, कुछ फिक्स अमाउंट रहेगा, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, एक 8 साल के लिए जमा कर दिया हमारे यहाँ पर, तो तुमको हम दे देंगे, अभी हम फिक्स इंटरेस्ट देंगे, चलो 10% पे तुमको रिटर्न दे देते रहेंगे हम, ठीक है। ये एक इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हो जाता है जो कि बैंक अलग अलग, सेविंग बैंक है वो कंपेयर टू सेविंग बैंक जो होती है वो थोड़ा कम देती है, ऐसा डिपॉजिट पीरियड पे अलग अलग फिक्स डिपॉजिट का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें सर, ये क्या हो गया रिकरिंग डिपॉजिट, ये सैलरीड पर्सन के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए जिनका रेगुलर इनकम आता रहता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे तब निकाल लो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। जब भी मैच्योरिटी पीरियड आ गई उनकी 2 साल के लिए 3 साल के लिए जमा किया और उसके लेवल पे अपना हायर इंटरेस्ट लेवल उठा लिया, ठीक है, ठीक है। सिमिलर टू द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेपरेट पासबुक प्रोवाइडेड नोन एज द आरडी अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट कैसा हो गया, डिमांड डिपॉजिट अब जब आपको चाहिए रहेगा तब आके ले लो, ठीक है। जैसे कि विच इज रीपेड टू द कस्टमर, जब उसको चाहिए रहेगा वो आ गया, भाई मुझे चाहिए तो दे दो पैसा, ले भी ले लो और अपना काम ले लो, जो भी आपका काम है कर लो। विड्रॉल स्लिप्स, चेक्स हो गया, एटीएम कार्ड्स हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, ये सब कुछ हो गया इसमें। सेविंग अकाउंट जनरली ये कौन खोलता है, जो कि रेगुलर फिक्स इनकम उनकी आती रहती है, सैलरी वाले हो गए, वेजेस वाले हो गए, इनका ये क्या डिपॉजिट आता रहता है, पैसा हमेशा इनकरेज करते हैं जिससे इनके सेव होता रहेगा पैसा। ये जो डिपॉजिट अकाउंट है नीड ऑफ द पीपल ऑफ मैक्सिमम सेविंग, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सके, और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ विड्रॉवल लिमिट्स, ठीक है, इसमें आप इतना ही पैसा निकाल पाएंगे, ये एक लिमिट है, इतना ही पैसा निकाल पाएंगे, लिमिट रख देता है बैंक। लो इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, पैसा आपका जमा भी रहेगा लेकिन इस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लो मिलेगा, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। पासबुक फैसिलिटी मिल जाएगी, एसएमएस पे आपको अपडेट आना चालू हो जाएगा कि आपने कितना पैसा लिया, कितना पैसा निकाला। सेविंग अकाउंट होल्डर क्या होता है, वो सेपरेट एक फैसिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल डिपॉजिट, जब चाहे तब वो डिपॉजिट करा सकता है, कंबाइन एडवांटेज भी मिल जाता है उसको। दिस इज नॉट सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट, ये एक तरह का सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट नहीं है, लेकिन वो जमा कर सकता है, उसको सेविंग अकाउंट तो अपने अकाउंट में वो रख सकता है, ठीक है, उसको वो भी बेनिफिट मिल जाता है, एक फीचर है, बोल सकते हैं कि इसमें एडिशनल पॉइंट है कि हाँ चलो आप भी रख सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट की बात करते हैं, ये अकाउंट बिजनेसमैन और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लोगों का ही रहता है, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, अदर ये लोग इनका जो अकाउंट होता है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, जितना चाहे उतना डिपॉजिट करो, जितना चाहे उतना निकालो, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि आप तो रेगुलर पैसे डालो निकालो, तो फिर इसमें क्या इंटरेस्ट हम आपको देंगे, क्योंकि हम आपका पैसा किसी और को दे नहीं पाएंगे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक अलग फैसिलिटी होती है कि चाहिए आपको 1 लाख का लिमिट है, इमरजेंसी में आप 1,20,000 तक निकाल सकते हैं, लिमिट 1 लाख का लेकिन एक्स्ट्रा 20,000 निकाल लिया, ओवरड्राफ्ट हो गया। करंट अकाउंट प्रोवाइड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ, ये लोग हमेशा हर महीने एक स्टेटमेंट देते रहते हैं कि भाई आपका इतना इस महीने का ट्रांजेक्शन हुआ है। गारंटिंग लोन एंड एडवांसेस, लोन्स देना, एडवांस देना, ठीक है, लोन्स बांटना, एडवांस बांटना, बिजनेस फर्म छोटे छोटे बैंक्स का काम रहता है कि वो फंड दे, लोन्स दे, लॉन्गर पीरियड के लिए, चलो ले लो 1 साल के लिए ले लो, एडवांस लोगों को प्रोवाइड करे शॉर्टर पीरियड के लिए, 4 महीने से लेके 1 साल तक का लोन, ग्रांटिंग लोन, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये सारी सुविधाएं। तो इस तरीके से अभी आगे जब चलेंगे लोन्स की बात करते हैं, लोन्स कमर्शियल बैंक क्या करती है, लोन्स देती है बिजनेसमैन को कि वो अपना, इससे बोरोवर्स क्या करते हैं, अपना इंटायर जो अमाउंट है वो यूज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे, इंटरेस्ट जो दे वो देते रहेंगे, तो चलो मेरा काम में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन कैसा होता है, लोन भी अलग अलग टाइप का होता है, अप टू 1 साल तक के अंदर तक के काम के लिए दिया, भाई 1 साल में आप रिटर्न भी कर देना,
सामने वाले से, तो शॉर्ट टर्म हो गया। मीडियम टर्म कैसा हो गया, 1 साल से लेके 5 साल, 1 to 5 years तक की बात हो। लॉन्ग टर्म लोन मतलब मोर देन 5 years, 5 साल से ऊपर तक की बात हो गई। उधारी चाहिए हमको 5 साल से ऊपर तक का उधारी चाहिए, तब जाके चुकाऊंगा। अभी लोन लूंगा लेकिन चुकाऊंगा 5 साल के बाद। छह साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लोन हो गया। एडवांसेस की बात हो गई यहाँ पर। एडवांस एक स्मॉल टर्म है बिजनेसमैन को, ताकि वो अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, कुछ माल लेना है, कुछ कच्चा माल उठाना है, कुछ रॉ मटेरियल उठाना है, या फिर कुछ मशीनरी इम्प्लांट करना है, तो इसके हिसाब से वो ले सके। कैश क्रेडिट ये भी प्रोवाइड किया जाता है करंट अकाउंट होल्डर, सेविंग अकाउंट होल्डर को। इससे क्या होता है कि अपने कैपिटल को लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट पर रख सकता है। अकाउंट हैज टू बी मेंटेन बाय द बोरोवर। सेपरेट कैश क्रेडिट एक अलग से उनको अकाउंट बनाना पड़ेगा कैश क्रेडिट का। इसमें वो अपना पैसा जमा कर सकते हैं और उसमें से वो क्रेडिट भी ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं यहाँ पर। ये फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलती है जिनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पीरियड वेरी फ्रॉम 15 से 60 दिन में पीरियड, इनका जो भी ट्रांजेक्शन होता रहता है, ठीक है। पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 15 to 60 days। अब ले लो आप ओवरड्राफ्ट ले लो, 15 से 60 दिन के अंदर चुकता कर दो, कोई बात नहीं। इसमें एक्चुअल किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट रिटर्न, जितना विड्रॉल किए उस पे, एक्स्ट्रा पे नहीं। जैसे 1,20,000 की बात की मैंने, तो जो 1 लाख है उस पर ही इंटरेस्ट लेगा। 20,000 वो बैंक को अपनी तरफ से दे रहा है, ले लो, उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे हम आपसे। आप हमारे अच्छे क्लाइंट है, आप ले लो पैसे, कोई बात नहीं। करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलता है, और टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ड्रावर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, आपने FYEC में पढ़ लिया। बेनिफिशियरी क्या करता है, जाता है उस बैंक में, भाई वो बिल दे देता है, लो बिल लो, डिस्काउंट करके दो, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, उस पर कुछ अपना पैसा काटता है और उनको बिल डिस्काउंट करके पैसे दे देता है, और बिल अपने पास रख लेता है। फिर उसके बाद वो ड्रावी से बात करता है, ठीक है। जिसके नाम पर बिल बना था उससे बात करता है बैंक वाला, अब उससे बात करेगा, ठीक है। तो ड्रावी से बात करेगा कि भाई तुम्हारे नाम का एक बिल आया था, इस पर मैंने उनको सामने वालों को पैसे तो दे दिए, लेकिन अब मुझे तुमसे पैसे लेने हैं, तो बिल लो और मुझको पैसे दो। एज सिंपल एज दैट। इन डिटेल में सेकेंडरी फंक्शन कैसा होता है इनका देख लेते हैं। एजेंसी का फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, जरूरत की चीजों, जरूरत के टाइम पे जरूरत की चीजें, यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में देखो, ये इनका एजेंसी फंक्शन में 2 तरह का फंक्शन है। ये क्या करते हैं, बैंक काम करते हैं कि एजेंट के तौर पे, और एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी काम करते हैं कि एजेंट के तौर पे भी काम करेगा, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी। पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट। कमर्शियल बैंक जाता है, कलेक्ट करता है, सैलरी लेगा, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड एनी अदर इनकम पीरियोडिकली तरीके पे। आपका EMI टाइम पे आ जाता है, टैक्स आपको टाइम पे भरना पड़ता है, लाइट के बिल आपको टाइम पे भरनी पड़ती है। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर्स। कमर्शियल बैंक चार्ज करता है सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट क्वार्टरली और एनुअली फ्रॉम द सर्विस चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर्स एंड प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। इस तरीके की सर्विस देने के लिए कुछ ना कुछ सर्विस चार्ज करता रहता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब जो लार्ज कमर्शियल बैंक होती हैं वो लोग क्या करती है, परचेज और सेल करती है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या हो गया, आपका शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इन सब की परचेज और सेल्स चालू रहती है, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, अपने क्लाइंट के। अभी मेरा क्लाइंट बोलेगा भाई मेरे लिए ये शेयर्स खरीद दो कंपनी के, इसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट लग रहा है, मेरा इंस्पेक्शन अच्छा लग रहा है, इसमें मैं प्रॉफिट ज्यादा बना लूंगा, तो ठीक है। वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम हो गया। टोटल ओवरऑल यहाँ पर मोर ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को इस सर्विस को दी जाती है कमर्शियल बैंक की मदद से। कमर्शियल बैंक अपने बिहाफ पर अपने क्लाइंट्स को उस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फंड ट्रांसफर की बात की जाए तो कमर्शियल बैंक फंड ट्रांसफर में भी फैसिलिटी, फंड ट्रांसफर, पैसा यहाँ से वहाँ, एक बैंक से अनदर बैंक, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने का काम में भी मदद कर देती है। हसल फ्री बना दिया अभी। डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन फैसिलिटी का मतलब ये हो गया कि सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करके रखती है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट के नाम पर भी। चलो इतने नंबर ऑफ सिक्योरिटी, इस कंपनी के बॉन्ड खरीद लिए, इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, परचेज हुआ, सेल हुआ, जो भी शेयर्स वो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में, मतलब एक नंबर्स के रूप में मौजूद रहेगा वो, ठीक है। पैसे आने जा रही नहीं है,
ठीक है, वो नंबर्स के रूप में मौजूद रहेगा, उसके हिसाब से फाइनल इसको जो रिटर्न होगा वो कैलकुलेट होगा, उसके अकाउंट में आएगा विद डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये फॉरेन एक्सचेंज की बात हो जाती है कि बैंक में परचेज और सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। मेरे पास, मैं दुबई जाके आया हूँ, वहाँ की मेरे पास दिराम पड़ी है, मैंने दिराम को फॉरेक्स में गया, वहाँ पे कन्वर्ट करा के रुपीस में ले लिया, ठीक है। तो फॉरेन ट्रांजेक्शन के रूप में वो लोग फॉरेक्स एक्सचेंज करते। अब फॉरेन करेंसी को सेल करना, क्लाइंट नीड्स ओवरसीज ट्रांजेक्शन अब हो रहे हैं, जो अब मैं बाहर से पैसे मंगा रहा हूँ तो वो अपनी करेंसी में पैसे लेंगे, मुझे मेरी करेंसी में चाहिए, कन्वर्ट करके देना और उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन। यूटिलिटी फंक्शन में जैसे जरूरत की चीजें, खास करके ड्राफ्ट बना के देना, चेक बना के देना, ताकि वो ब्रांच में जाए और बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना पैसा ट्रांसफर कर सके विद द हेल्प ऑफ चेक और ड्राफ्ट, ठीक है। होल्डर्स को, नॉन अकाउंट होल्डर्स को भी मदद मिल जाती है इससे, ठीक है। तो अकाउंट होल्डर्स को देखो, वेयर एज चेक्स आर इश्यूड ओनली टू द अकाउंट होल्डर्स, चेक दिया जाता है सिर्फ अकाउंट होल्डर्स को एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स को, ठीक है। बैंक चार्ज करता है इसके रूप में कमीशन लेता है फॉर इश्यूइंग बैंक ड्राफ्ट। लॉकर फैसिलिटी, भाई आपके जो बेशकीमती हीरे है, जवाहरात है, सोना चांदी, सब कुछ आओ दे आओ, लेके जमा कर दो, हमारे लॉकर फैसिलिटी में रख दो, आप सेफ रहेगा, कस्टडी में बनी रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है, घर के कागजात जो है, गोल्ड ऑर्नामेंट से सब जमा कर दो, तो ये सेफ रहेगा, कभी भी डाका नहीं पड़ेगा आपके घर पे। हम तो बैंक है, हम तो हमारा काम ही है सेफ करना, कस्टडी में रखना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक प्रिपेयर करता है, फिजिबल स्टडी करता है ऑन बिहाफ ऑफ अपने क्लाइंट के हिसाब से, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाता है। ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द मार्केट, पता करते थे कि कहाँ से मार्केट में से कहाँ से पैसा उठा सकते हैं। ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गिफ्ट एंड चेक की बात हो जाती है, ये बैंक इश्यू करता है, गिफ्ट देता है, चेक देता है, गोल्ड कॉइन्स देता है अकाउंट होल्डर को एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स को भी देता है। क्यों देता है? ताकि क्लाइंट का पर्पस जो गिफ्टिंग ओकेजन ये सब देखे, उनके वेडिंग पर, उनके बर्थडे पर उनको इस तरीके का गोल्ड कॉइन्स वगैरह हो गया कुछ देना। अंडर राइटिंग सर्विसेज, कमर्शियल बैंक अंडर राइट इश्यूज को, सिक्योरिटी को इश्यू करना, कंपनी के बिहाफ पर सिक्योरिटी को खरीदना, कंपनी के बिहाफ पर शेयर्स को बेच देना। नॉट फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर राइटिंग बैंक लिखा पड़ेगा सब काम, अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज। गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, सोने से संबंधित हर एक काम। आज के टाइम पे बहुत सारे बैंक है, वो लोग गोल्ड सर्विसेज भी देने लगे अपने कस्टमर्स को। आप हमारे बैंक के भी आपसे बाय कर सकते हो सोना, सेल कर सकते हो गोल्ड ऑर्नामेंट्स। Customers on large scale on the basis same bank provides advisory services for customers in terms of gold funds, gold EFT, ETF, गोल्ड में अपना पैसा लगा दिया। अब गोल्ड कैसा, गोल्ड का दाम तो बढ़ते रहता है, आज नहीं तो कल बढ़ते रहेगा, ऊपर जाता ही रहेगा। आज खरीद लिया, 2 साल बाद उसको बेच दिया, उस पर जो भी आया प्रॉफिट मार्जिन अपना। इस तरीके से काफी इन्वेस्टर्स होते हैं गोल्ड में लगाना पसंद करते, प्रिफर करते हैं। ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं, ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जैसे कि वर्चुअल बैंकिंग भी हो गया, दूसरा नाम हो गया। इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, ई बैंकिंग की सेवाएं हो गई, जैसे कि कंप्यूटराइज कर दिया गया सारा का सारा, ई बैंकिंग पोर्टल बना दिया। एटीएम, कभी भी जाओ, वहां पर जाओ, अपना कार्ड डालो भैया, अपना पिन नंबर डालिए और पैसे विड्रॉ कर लीजिए। डिपॉजिट मनी कैन बी अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑल्सो बैलेंस, किसी भी बैंक का भी आपका चल जाएगा, ट्रांसफर कर सकता है पैसा, मनी। चेक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट भी मिल जाएगा, ले लो सारी चीज। नोवाडेज एटीएम जो है वो प्रोवाइड करता है कैश डिपॉजिट की, वहां पर आप डिपॉजिट भी कर सकते हो। कुछ एटीएम ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। क्रेडिट कार्ड्स की बात करें, अब क्रेडिट कार्ड के लिए आपको भी कभी न कभी कॉल आएगा, सर ले लो क्रेडिट कार्ड, ले लो क्रेडिट कार्ड, ले लो। ऐसा ही दिखता है, देखो क्रेडिट कार्ड। अब ये क्रेडिट कार्ड ये आपके उधारी खाते की जड़ होती है। क्रेडिट कार्ड ले लिया मतलब आप आगे की जिंदगी उधार में ही जियोगे। डिफरेंट ट्रांजेक्शंस कभी भी, हाँ इससे एक सबसे बड़ा फायदा है कि पैसे नहीं है तो भी चलो ठीक है, आप क्रेडिट पे सामान ले लिए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, हाँ चलो जितने का चाहिए उतने की शॉपिंग कर ले, जितनी का आपकी लिमिट है। ऑनलाइन कस्टमर्स क्या करता है, क्रेडिट ऑफर्स इन कन्वीनियंस, ताकि वो कभी भी कोई भी तरीके की शॉपिंग कर सके। अब कैश नहीं है तो चलो क्रेडिट कार्ड ले लिए, चल दिए शॉपिंग कर लेते भैया, जाना डेबिट कार्ड। अब ये
तो काफी लोगों के पास होगा। आज काफी लोगों ने डेबिट कार्ड देख लीजिए, 16 डिजिट पिन नंबर, यहाँ पर वैलिडिटी होती है, कार्ड होल्डर का नाम होता है, यहाँ पर आधार नंबर होता है, यहाँ पर वैलिडिटी कब तक हुई है, रुपए डेबिट कार्ड का फोटो है। आजकल ये डेबिट कार्ड है वो हर एक अकाउंट होल्डर को मिल जाता है। डेबिट कार्ड पेमेंट जैसे कि डिडक्ट होती है अकाउंट होल्डर के, डेबिट कार्ड अगर बनाया तो आपने उसका कुछ बैंक उसका चार्ज करती, कुछ बैंक फ्री में दे दो, चलो ठीक है ले लो। क्रेडिट कार्ड तो फ्री में दे रहे, डेबिट कार्ड का कुछ ना कुछ चार्जेस लेते वो लोग। आरटीजीएस ट्रांसफर मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यहाँ से ट्रांसफर किया सामने वाले के अकाउंट में चला गया। आरटीजीएस ट्रांसफर ये ऐसा है कि मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक रियल टाइम ऑन द स्पॉट ग्रॉस बेसिस, फास्टेस्ट मनी है ये थ्रू द बैंकिंग चैनल। रियल टाइम सेटलमेंट ऑन द स्पॉट, अभी दिया, नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड, रुकना नहीं है। ट्रांजेक्शन सेटल्ड एज सुन एज, जैसे ही भेजा वैसे ही सामने वाले रिसीविंग बैंक की क्रेडिट लाइन में आ जाता है कि विद इन 2 आवर्स, ठीक है, रिसीविंग फंड्स। अभी तो आजकल काफी अपडेटेड आ गया ऑनलाइन, गूगल पे वगैरह ये सब। तो ग्रॉस सेटलमेंट एंड ट्रांजेक्शन सेटल्ड वन टाइम बेसिस विदाउट बंचिंग विद द एनी अदर ट्रांजेक्शंस। मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड टू आरटीजीएस इज 2 लाख, 2 लाख तक का आरटीजीएस अब भेज सकते हो। नो अपर लिमिट, मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम कितना भी चाहिए उतना भेजो, ठीक है। बाद में जिनको जवाब देना होगा आप उनको जवाब देना। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी बैंकिंग सर्विसेज है। ये पैसे को इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से ट्रांसफर कर देती है एक बैंक से अनदर बैंक में, किसी भी कंट्री में ट्रांसफर करेगी। आप कंट्री टू कंट्री, अदर कंट्री के बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी टू whom money is transferred। एनईएफटी सेटलमेंट पर्टिकुलर टाइम में ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में ही होता है ये। एनईएफटी सिस्टम इज डन हाफ आवरली बेसिस, 24 घंटे इसमें सेटलमेंट हो जाता है 8 से 7 के बीच में, ऑल वर्किंग डेज, हर हफ्ते चालू रहता है। डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी और आरटीजीएस के में यही डिफरेंस है दैट in case of RTGS transfer is done on gross settlement basis, NEFT is deferred on net basis, whereas transaction are bundled together। NEFT में ऐसा है कि ये deferred basis में, यहाँ पर transactions को bundle करके भेजा जा सकता है, और RTGS में मतलब आपका लिमिट है, जितना चाहे उतना कर लो आप। NEFT नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, अब आपका बैंक खाता है तो बैंक का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रख लो कंप्यूटर से, लैपटॉप की मदद से, अब गैजेट्स की मदद से भी उसको क्लाइंट तक बैंक पहुंच चुका है, सभी के फोन में बैंक आ चुका है। चलो, वेरियस ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट्स पेमेंट्स, किसी भी तरह का लोन लेना हो, पेमेंट्स ट्रांसफर करना हो, मोबाइल बैंकिंग काफी लोग प्रीफर करते हैं, ये बैंकिंग सेवा है हर एक मोबाइल में आ गया है। क्लाइंट रजिस्टर करता है बैंक के अपने बैंक से, जिस बैंक का है वो यूनिक कोड होता है उनका, एक ट्रांजेक्शन यूनिक कोड क्रिएट होता है। क्लाइंट परफॉर्म करता है वेरियस ट्रांजेक्शन सच है, जैसे कि बैलेंस ट्रांसफर ऑफ फंड, अब मैं बना लिया तो मैं बैलेंस चेक कर सकता हूँ, पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, पैसा रोक सकता हूँ, स्टॉप पेमेंट, इश्यू ऑफ चेक बुक इश्यू कर सकता हूँ। IMPS फैसिलिटी, IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस ऑन द स्पॉट, ताबड़तोड़। ये फैसिलिटी करता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू अदर बैंक, जैसे ये कस्टमर टू इंस्टेंटली ट्रांसफर करता है IMPS, इंस्टेंटली भाई ले फटफट ट्रांसफर, पैसा दिया यहाँ से ट्रांसफर, इस बैंक में ट्रांसफर, खत्म। IMPS लगभग सब एक जैसे ही टाइम, बस थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन ऐसा समझ लो। ये देखिए इंश्योरेंस में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नाम सुना होगा, LIC, इनको तो बचपन से सुनते आ रहे हो इनका नाम। क्या है, क्यों है, डरा दो और बेच दो, ये इंश्योरेंस। सामने वाले के मन में डर लो और डर को बेच दो, ठीक है, यही है इंश्योरेंस में। देखो इनडायरेक्टली काफी बड़ा टर्म है इंश्योरेंस। मैं आपको एक मोटे में एक टर्म बता रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी क्या है बेसिकली, देखते हैं हम इसकी। प्रोटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल लॉस, कल को कुछ पैसे का नुकसान हो गया तो उस पैसे का नुकसान भरपाई करके देगा मेरा कोई तो बैंक है जो जिसमें मैंने इंश्योरेंस खरीद के लिया, इंश्योरेंस कंपनी है उनसे मैंने खरीद के लिए भी, चलो मेरा अगर नुकसान होगा तो कल को फ्यूचर को कुछ भी नुकसान हो तो आप हेज करोगे, उस रिस्क को कवर करेंगे।
इंश्योरर एग्री करता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा इतने सामान का इंश्योरेंस करूंगा, लॉस हुआ नुकसान हो तो भर के देंगे हम, लेकिन आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, और उस पैसा को टाइमली बेसिस आप हमको जमा करोगे, ठीक है। इंश्योरर से इंश्योर्ड पर्सन, इंश्योर्ड कौन होता है और इंश्योरर कौन होता है? वो बंदा जो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है किसी लॉस के लिए, who is being protected, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, उसी को पॉलिसी होल्डर भी बोलते हैं, इंश्योर्ड को। इंश्योरर कौन हो गया? इंश्योरर हो गया वो बंदा जो कि अग्री करता है कि हाँ कल को तुम्हारा नुकसान हुआ, लॉसेस हुआ, कंसिडरेशन को इंश्योरर को बोलते हैं कि मैं तुमको दूंगा कुछ भी नुकसान हुआ, कंट्रोल करता है, बिकॉज ही इज बाउंडेड टू गेट सम, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में आया था कि मुझे देना ही पड़ेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। नॉमिनी विल गेट द सम एश्योर्ड ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर अगर मर भी जाता है तो उसके फैमिली को या उसके नॉमिनी को, जिसको उसने नॉमिनी रखा होगा, उसको दिया जाएगा प्रीमियम। ये टर्म आ जाता है प्रीमियम। ये कौन देता है? इंश्योरेंस भरता है, इंश्योरर भरता है। कंसिडरेशन विच द इंश्योरर एग्रीज टू इंश्योर, कि भैया इतने का आप हमको इंश्योरेंस दोगे तो मुझे इतना भरना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस दोगे। इट इज पेड बाय द इंश्योरर, इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योर्ड जिसको इंश्योरेंस मिल रहा है, या इंश्योरर जो अपने नाम पे ले रहा है। पॉलिसी किसको बोले भाई? पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योर्ड के बीच में और इंश्योरर के बीच में। इंश्योर्ड मतलब जो अपने नाम पर ले रहा है, अपने रिस्क को, लॉस को कवर करने के लिए पैसे दे रहा है, प्रीमियम दे रहा है, वो हो गया इंश्योर्ड। और इंश्योरर वो हो गया जो अपने बिहाफ पर सारे रिस्क को ले रहा है कि हाँ चलो तुम्हारा लॉस में कवर करके दूंगा। क्लेम की बात करते हैं, वो डिमांड है कि भाई कल को इंश्योर्ड जो बंदा है, कल को मेरा नुकसान हो गया तो मैं इंश्योरर से, इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेट करने के लिए, उस लॉस की भरपाई करने के लिए बात करूंगा। प्रपोजल एक रिटर्न रिक्वेस्ट होता है, इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी को लिख के देता है द इंश्योरेंस द पॉलिसी, इश्यू ऑफ इंश्योरेंस द पॉलिसी। प्रपोजल देगा कि भाई हमको इतने की पॉलिसी दे। सब्जेक्ट मैटर, इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ एंटिटी, बट ऑब्वियसली कि लाइफ पे ले रहा है, प्रॉपर्टी पे ले रहा है, कार्गो पे, सामान पे ले रहा है। विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन, कौन सी पॉलिसी लिया है और कौन से चीज पर ले रहा है। गाड़ी का इंश्योरेंस ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, मेडिक्लेम ले लिया, प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस ले लिया। इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं अपने, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इन डिटेल में हम ये देखते। अटमोस्ट गुड फेथ, पहला अटमोस्ट गुड फेथ की बात करते हैं।